हेलो गाइस, वेलकम बैक इन एसी क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 12। आज हम लोग इस क्लास में डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स के इनटेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग फिर उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज इनटेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8.1 से इनटेक्स्ट के लिए एक्सरसाइज नहीं है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। आप इससे प्रॉपर वे में नोट्स तैयार कर सकते हैं, देख करके वीडियो को समझ सकते हैं क्वेश्चन को। और जब आप एक बार ऑडियो रूप में सुन लेंगे, ऑडियो वीडियो रूप में देख लेंगे तो उसके बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं प्रॉपर रिवीजन के लिए। और चैनल आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स में, ताकि अधिक से अधिक लोग अपना प्रॉपर नोट्स तैयार करके, चूँकि हम केमिस्ट्री के लेसन में हर वीडियो में अपना पहले टॉपिक पढ़ाते हैं। टॉपिक पढ़ाने के बाद उस चैप्टर का पूरा इनटेक्स्ट और एक्सरसाइज का क्वेश्चन मेंशन कर देते हैं। उतना अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं वो आप आसानी से बना सकते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए ये बेटर सजेशन है कि आप अभी से ही जो आपके चैप्टर वाइज टेस्ट क्वेश्चन बैंक मिलते हैं, उस जैसे अरिहंत वगैरह का अच्छा आता है और भी पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं, तो उसमें जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में उनको अपना अभी से रिवीजन शुरू कर दें, तैयारी शुरू कर दें, ताकि आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे आएँ। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारे बुक में कि ये देख लेते हैं, आपको 8.1 में है, सिल्वर एटम हैज कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स 4d10 इन इट्स ग्राउंड स्टेट, हाउ कैन यू से दैट इट इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। सिल्वर है तो सिल्वर के लिए आपका एटॉमिक नंबर 46 होता है, 47 होता है। और इसमें आपके जब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है तो उस कंडीशन में यहाँ से 4d10 हो जाता है और 5s1 हो जाता है। यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारा 4d10 5s1। तो जब आपको नॉर्मल केस में, और जब ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है तो पहले S1 का एक इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल का हट जाता है, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 4d10। तो जब 4d10 कम हो जाता है, डिकम्प्लीट है, तो इसके कारण तो इसको नहीं कंसीडर करना चाहिए ट्रांजिशन मेटल के रूप में। लेकिन फिर भी हम लोग ट्रांजिशन मेटल के रूप में इसको लेते हैं, कंसीडर करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो बहुत सारे केस में ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है सिल्वर, एस वाला 5s का एक इलेक्ट्रॉन हटता है। लेकिन बहुत सारे कंपाउंड में ये आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है। या जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि 5s तो था, S0 तो था ही यहाँ का +1 के लिए, और एक इलेक्ट्रॉन D में से निकल जाता है। तो उस कंडीशन में आपका ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो यहाँ पर जब +2 का केस आता है तो वहाँ पर D आपका 9 हो जाता है, जो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल को शो करता है। तो इसी कारण से इसको भी ट्रांजिशन मेटल माना जाता है, क्योंकि कुछ कंडीशन में नहीं दिखाता है ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी, लेकिन कुछ कंडीशन में अपना ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी दिखा देता है। और क्यों दिखाता है, कब दिखाता है? तो जब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, याद रखना होगा। Here d orbital is incomplete, therefore it is considered as a transition element। तो क्लियर हो गया कि आपका +1 में ये ट्रांजिशन की तरह नहीं है, लेकिन +2 जब ऑक्सीडेशन स्टेट आता है तो उस समय इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल हो जाता है, और इसीलिए सिल्वर को हम लोग ट्रांजिशन मेटल मानते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका 8.2 का कि in the series
स्कैंडियम Z equals to 21 to zinc Z equals to 30, the enthalpy of atomization of zinc is the lowest, that is 126 किलोजूल पर मोल. वाई यानी ये जब हम बात करते हैं 3D वाले सीरीज में स्कैंडियम से जिंक तक, तो उसमें जिंक की इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे कम होती है. क्यों? तो देखिए जिंक जो होता है उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक और कॉन्फ़िगरेशन देखें लास्ट में, तो 3D10 और 4s2 होता है. तो इसमें d ऑर्बिटल जो होता है ये आपका कंप्लीट होता है, और इसलिए d ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आपके बॉन्डिंग में नहीं भाग लेते हैं. बॉन्डिंग में केवल 4s2 वाले इलेक्ट्रॉन्स ही जाते हैं. तो इसलिए इनका मेटेलिक बॉन्ड जो होता है वीकर होता है. तो सो मेटेलिक बॉन्ड इज वीकर देन द अदर एलिमेंट्स ऑफ द सीरीज, वेयर द एलिमेंट्स ऑफ d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ लिखिए इलेक्ट्रॉन्स ऑफ d ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन मेटेलिक बॉन्ड्स. रीजन क्या हुआ कि जब जिंक की बात करते हैं तो उसमें आउटर मोस्ट 4s भी कंप्लीट है, 4s2 है और 3D10 भी है. तो इसमें D10 कंप्लीट है. तो जब ये अपना मेटेलिक बॉन्ड बनाता है तो इसमें ये 4s2 वाला ही d ऑर्बिटल अनडिस्टर्ब रहता है और केवल 4s2 से ही बनता है. तो 4s2 से बनने के कारण इनका रेस्पेक्टिवली मेटेलिक बॉन्ड जो होता है वीकर होता है. और इसी सीरीज के जो अदर एलिमेंट्स हैं तो उसमें d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होते हैं. तो इसलिए 4s के साथ साथ d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स भी मेटेलिक बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं, शेयर करते हैं, और इसलिए उनका जो मेटेलिक बॉन्ड होता है जिंक से रेस्पेक्टिवली स्ट्रॉन्गर होता है. तो सो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज लोएस्ट इन इस ट्रांजिशन सीरीज. तो किसका? जिंक का हुआ तो सबसे कम हो जाता है एटमाइजेशन इंथैल्पी. इसके बाद है 8.3. तो 8.3 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हिच ऑफ द थर्ड सीरीज द ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड वाई. तो देखिए इसमें लार्जेस्ट नंबर वाला जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेसिकली Mn होता है, मैग्नीज होता है. और इसका कारण क्या है कि मैग्नीज के केस में जिसका एटॉमिक नंबर 25 है, तो उसमें होता क्या है कि 3D5 है और 4s2 है. उसका कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें मैग्नीज का तो एटॉमिक नंबर 25 के कारण 3D5 हो जाता है और 4s2 हो जाता है. तो उस कंडीशन में वो जब शेयर करता है तो शेयर करने पर 4s2 का भी 2 हो जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट. अब 5 अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं d के, ये भी अपना डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं. तो इसलिए टोटल ये +2 से लेकर के और +7 तक, यानी +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है. और इसीलिए इस 3D के सीरीज में सबसे ज़्यादा ये ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बीच वाले का. और एक यही कारण है कि जनरल ट्रेंड में किसी भी डी सीरीज में देखिएगा तो ऑलमोस्ट जो मिडिल वाला एलिमेंट होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएशन सबसे ज़्यादा होता है. ये क्योंकि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. इसके बाद है 8.4 द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ M2+ M वैल्यू फॉर कॉपर इज पॉजिटिव 0.34 वोल्ट. व्हाट इज द पॉसिबल रीजन फॉर दिस. तो अब यहाँ पर देखिए इसमें इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ये स्टैंडर्ड का वैल्यू जो होता है किसी भी मेटल के लिए, तो वो मेनली 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. एक होता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी, दूसरा होता है हाइड्रेशन इंथैल्पी और तीसरा होता है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. तो ये तीनों के कंबाइंड इफेक्ट से गाइड होता है हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल.
तो कॉपर के केस में अगर हम बात करते हैं तो कॉपर में इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो होता है ये हाई होता है और इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन का वैल्यू लो होता है। तो कॉपर हैज हाई वैल्यू ऑफ इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड लो वैल्यू ऑफ इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो इससे क्या पता चलता है कि इट इंडिकेट्स दैट डेल्टा आई एच प्लस रिक्वायर्ड इज नॉट कंपनसेटेड बाय द रिलीज। तो देयरफॉर ई स्टैंडर्ड इज पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि इसमें डेल्टा एच आई यानी आयोनाइजेशन के लिए जो रिक्वायर्ड इंथाल्पी है तो वह कंपनसेट नहीं किया जाता है। तो इसलिए रिलीज एनर्जी के द्वारा यहाँ पर रिलीज एनर्जी लिख देते हैं, रिलीज एनर्जी। तो देयरफॉर ये स्टैंडर्ड इज पॉजिटिव। अब इसके बाद क्या है कि इन द 8.5 क्वेश्चन है आपका कि हाउ डू यू अकाउंट फॉर द इरेगुलर वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन इंथाल्पीज फर्स्ट एंड सेकेंड इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। तो उसका डिटेल्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यानी 3D सीरीज देयर इज इरेगुलर वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन इंथाल्पी because the stability of 3D configurations differ to some extent. Generally, the ionization enthalpy increases with increase in effective nuclear charge. ये आप जानते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन और बैलेंस में बढ़ रहा है तो वहाँ पर आयोनाइजेशन इंथाल्पी जनरली बढ़ता है, वहाँ पर साइज भी छोटा होता जाता है तो इससे भी फोर्स बढ़ता है, तो जो आपका आयोनाइजेशन इंथाल्पी बढ़ते जाता है। दस इट इज लोअर फॉर क्रोमियम ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी चेंज इन द डी कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम के केस में क्या होता है कि डी ऑर्बिटल में कोई चेंज नहीं आता है उसके इलेक्ट्रॉन में, चूँकि D5 होता है, मोर स्टेबल हो जाता है वहाँ पर, तो इसलिए ये सबसे कम होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी चेंज इन द डी ऑर्बिट, क्योंकि इसमें 3D4 और 4s2 नहीं होकर के वहाँ पर 3D5 और 4s1 हो जाता है, क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसलिए जब आयोनाइजेशन की बात आती है तो ये 3D तो आपका हाफ में 3D5 हो गया है और केवल 4s बचा हुआ है तो वो आसानी से निकल जाता है, तो इसलिए आयोनाइजेशन इंथाल्पी का वैल्यू वहाँ पर लोएस्ट होता है। एनी चेंज व्हाइल हाई फॉर जिंक एज इट इज रिप्रेजेंटेड एंड आयोनाइजेशन फ्रॉम द 4s लेवल। अब जिंक की बात करें तो वहाँ पर तो 3D10 और 4s2 है, 3D कम्प्लीटली फील्ड है और 4s भी कम्प्लीटली फील्ड है, तो और वहाँ पर मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, साइज भी सबसे छोटा है, तो इसलिए वहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम है, आयोनाइजेशन इंथाल्पी मैक्सिमम है, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन रिमूवल के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो सेकेंड आयोनाइजेशन इंथाल्पी शोज द रिमूवल ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन इंथाल्पी की बात, जैसे फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथाल्पी का मतलब क्या हुआ है कि किसी भी मेटल में से के ऐसे स्टेट में तो उसके पहले इलेक्ट्रॉन को हटाना, एक इलेक्ट्रॉन को हटाना, तो सेकेंड आयोनाइजेशन इंथाल्पी का मतलब क्या हुआ कि उस सेकेंड को हटाना, माने फर्स्ट के हटने के बाद ही सेकेंड हटेगा, तो उसके लिए और ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। द कॉन्फ़िगरेशन लाइक D5 एंड D10 आर एक्सेप्शनली स्टेबल। अब चूँकि D10 कम्प्लीटली फील्ड होने के कारण ज़्यादा स्टेबल होता है और D5 भी हाफ फील्ड होने के कारण ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इनके ये एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं। सो दे हैव हाई आयोनाइजेशन इंथाल्पी। जो अगर डी में से निकालना हो तो 4s1 चाहे 4s2, तो 4s1 कम होगा, 4s2 में 4s1 का कम होगा, उससे ज़्यादा होगा 4s2 का, और डी वाला निकालना चाहेंगे तो और ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट और सेकंड की बात है तो फर्स्ट और सेकंड में फर्स्ट आपका ज़्यादा होता है
फर्स्ट जितना होगा सेकंड उससे ज़्यादा होगा, और क्रोमियम के केस में IP फर्स्ट का वैल्यू जो होता है IE फर्स्ट का वैल्यू तो वो सबसे कम होता है, क्योंकि D कम्प्लीटली हाफ फील्ड है तो मोर स्टेबल है। S भी हाफ फील्ड है लेकिन उसमें एक ही है तो वो आसानी से निकल जाता है। और 4s2 में जब जिंक की बात करते हैं तो 3D10 और 4s2 हो जाता है, तो वहाँ पर ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंथैल्पी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8.6 में कि वाई इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए मेटल एग्जिबिटेड इन द इट्स ऑक्साइड एंड फ्लोराइड्स ओनली। तो देखिए ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स जो होते हैं बेसिकली, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है दोनों की, तो इसलिए वो अदर मेटल्स के साथ रिएक्शन जब करते हैं तो सबसे ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंबाइन कर सकते हैं। तो वही लिखते हैं हम लोग कि ऑक्सीडेशन एंड फ्लोरीन बोथ हैव हाई वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो दे कैन ऑक्सीडाइज द मेटल टू देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो इसीलिए ऑक्साइड्स और फ्लोराइड के केस में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलते हैं। इसके बाद 3-4 नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टेक्स्ट में, उनको देख लेते हैं। अब देखिए 8.7 में है कि विच इज द स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट Cr2+ और Fe2+ एंड वाई। तो यहाँ पर देखिए Cr2+ जो है वो एक स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट होता है Fe2 के रेस्पेक्ट में। अब ऐसा क्यों होता है, पहले तो ये क्वेश्चन था कि विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो Cr2 आपका स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, एक का हो गया। अब इसके बाद है कि ऐसा क्यों होता है, तो वाई के लिए है कि अब देखते हैं दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू पर। तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड वैल्यू जो होते हैं तो Cr3+ से Cr2+ का जो होता है वो -0.41 वोल्ट होता है, और Fe3+ से Fe2+ के लिए ये होता है 0.77 वोल्ट। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये क्रोमियम के लिए निगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव आ रहा है। फिर जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर देखते हैं तो Cr2 से जो Cr3 का Cr2+ है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3d4 होता है, और जब ये Cr3+ में कन्वर्ट होता है तो 3d3 हो जाता है, एक कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, यहाँ पर 2+ था, यहाँ पर 3+ हुआ, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन हटा, तो पहले 3d4 था अब 3d3 हो गया। तो इसमें जो ट्रांजिशन का इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, ये कन्वर्जन जो होता है आसानी से हो जाता है। क्यों, तो क्योंकि अब Fe वाला में है तो Fe2+ है तो 3d6 है, और Fe3+ में आएगा तो 3d5 हो जाएगा। तो इससे ये आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 3d5 वाला जो केस आ रहा है चाहे 3d6 है, तो 3d6 में क्या था कि आपका 3d5 जो हुआ मोर स्टेबल कंडीशन हो गया है, और जबकि ये 3d3 हुआ तो आपका लेस स्टेबल कंडीशन है। तो इसलिए ये आसानी से हो जाता है कन्वर्जन, और इसमें ज़्यादा लगता है क्योंकि 3d5 के कारण उसकी स्टेबिलिटी और वाइटल की ज़्यादा हो गई है। तो ये ईजियर है और ये डिफ़िकल्ट होता है। तो एज एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द पेयर्ड और वाइटल। अब ऐसा क्यों हुआ, तो 3d के केस में देखिएगा तो उसमें ऑर्बिटल जो 6 है तो उसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा 1 2 3 4 और एक 5। तो जब 3d6 है तो इसमें एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक ये था। तो इसमें जो ये कन्वर्जन जो होगा 3d5 में होगा तो इसमें आपका ये इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से एक को हटाना है तो यहाँ पर डिफिकल्ट है, यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके विपरीत में जब दूसरे में बात करते हैं 3d4 वाले में तो 1 2 3 4 5 हो गया। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन जो निकालना है तो सब के सब अनपेयर्ड है, 3d4 है
तो 3D4 था, और ये वाला हमारा 3D6 था। तो 6 में से यहाँ से इसको पेयर्ड वाले को निकालना था, और इसमें क्या था कि अनपेयर्ड को निकालना था। तो अनपेयर्ड को हटा लेना ज़्यादा आसान है, पेयर्ड में से निकालने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ये कन्वर्जन आसानी से हो जाता है, जबकि ये कन्वर्जन मोर एनर्जी रिक्वायर्ड करता है, डिफ़िकल्ट होता है इसका इलेक्ट्रॉन का रिमूवल। तो इसीलिए क्रोमियम के केस में ये पाया जाता है, जबकि आयरन के केस में ये पाया जाता है। तो Cr2+ ये जो है ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, जो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाए इटसेल्फ। जो कंपाउंड या जो एलिमेंट अपने आप से वो डायरेक्टली ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो वही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन के लिए हमको क्या चाहिए, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन रिमूव किस में बढ़िया कर रहा है, तो आसानी से इसमें कर रहा है, इसमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, ये आसानी से हो जा रहा है, तो ये डिफ़िकल्ट है। तो जिसमें आसानी से होगा वो अच्छा ऑक्सीडाइज हुआ, इजीली ऑक्सीडाइज हुआ। आज जो जितना ही इजीली ऑक्सीडाइज होगा वो उतना ही उतना ही स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो चूँकि क्रोमियम वाला जो है आयन, तो ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसका मतलब कि स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो वही यहाँ पर लिखे, देयरफॉर Cr2+ इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2+ एज इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज इजीली। इसके बाद 8.8 में है कि कैलकुलेट द स्पाइन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ M2+ एक्वस आयन, और जेड उसका दिया है 27 है। तो एम उसको फार्मूला को तो आप जानते हैं कि म्यू √n × n+2 होता है। तो सबसे जहाँ पर n आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर है, तो हमको पहले 27 वाले में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Mz = 27, तो कितना हो जाएगा, आर्गन × 3d7 4s2 हो गया। अब 4s2 को अगर हम लिखते हैं कन्फिग्रेशन, जब M2+ बनाएंगे तो ये हटेगा, तो कितना हुआ, 3d10 हुआ, और पेयर्ड के लिए 3d7 हुआ, और पेयर्ड के लिए 3d10 चाहिए। तो डी में कितने की कमी हो रही है, तो 10 में से अगर आप माइनस कर लेते हैं 7 को, तो 3 इलेक्ट्रॉन यानी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। या उसका बॉक्स डायग्राम बना करके देखेंगे आप, तो 3d7 आ रहा है, तो यहाँ पर तो पहले 5 दे दिए, इसके बाद ये 2 पेयर्ड हो गए। तो अनपेयर्ड कितने बचे, 1 2 3 अनपेयर्ड बचे, यानी n का वैल्यू हो गया 3। तो जब n का वैल्यू 3 हो गया, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स = n = 3 हो गया। तो म्यू का वैल्यू क्या होता है, √n × n+2 = √3 × 3+2 5 हो जाएगा। 5 3 × 15, तो √15 bm। अच्छा है, इसका √15 का वैल्यू निकालेंगे तो 3.87 अप्रॉक्स आएगा bm। bm यहाँ पर ये मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट है, बोर मैगनेटन। तो ये bm आपका यूनिट हो गया। अब वैल्यू आ गया 3.87, यानी आपका स्पाइन ओनली के लिए मैग्नेटिक मोमेंट हो गया 3.87 bm। किसके m का z = 27 के लिए। अब इसके बाद इसके 8.9 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कहता है कि एक्सप्लेन वाई Cu+ आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। तो देखिए, एक्वस सॉल्यूशन में Cu+ आयन, केवल एक प्लस चार्ज वाला जो आयन होता है, तो उसके केस में हम लोग क्या देखते हैं कि ये जब एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है तो उसका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाता है, और उससे Cu2+ बन जाता है और Cu सॉलिड बन जाता है। Cu+ था 2 लिए, तो जब एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो एक पर से एक इलेक्ट्रॉन हट जाता है और दूसरे पर आकर के इटसेल्फ जुड़ जाता है। तो जहाँ पर Cu+ था वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़ गया, तो Cu सॉलिड बन गया। जिसमें से हटा था 2 जब Cu होंगे तो उसी में से एक में से हट जाता है और एक पर एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है। तो जहाँ से हटा वहाँ पर Cu2+ बन गया। जब इलेक्ट्रॉन जहाँ पर जुड़ा तो वहाँ पर Cu सॉलिड बन गया। तो इन एक्वस सॉल्यूशन Cu+ एक्वस अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एज फॉलोज। 2 Cu+ था तो ये Cu2+ हो जाता है और एक Cu सॉलिड बन जाता है।
तो द हाई स्टेबिलिटी ऑफ Cu2 प्लस एक्वस इन एक्वस सॉल्यूशन इज ड्यू टू। अब ऐसा क्यों होता है, आखिर ये क्यों किया? तो इसका कारण ये है कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होती है। तो आप लिखेंगे कि द हायर स्टेबिलिटी ऑफ Cu2 प्लस एक्वस इन एक्वस सॉल्यूशन इज ड्यू टू हायर नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन देन दैट ऑफ Cu प्लस, यानी इसकी जितनी है निगेटिव उससे ज़्यादा निगेटिव है Cu2 प्लस की। इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा ज़्यादा निगेटिव है और इसकी कम निगेटिव है। तो इसलिए इट कंपनसेट द सेकेंड IE ऑफ Cu इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ Cu2 प्लस आयन। तो जब कम है तो इसके कारण क्या होता है कि Cu प्लस वाला जो है तो अपना दे देता है, इन कंपनसेट कर देता है IE सेकेंड को कॉपर जो है। तो ये Cu2 प्लस में जब बनेगा तो इसका एक आयन जो है और उसकी जो हाई निगेटिव एंथैल्पी है Cu2 प्लस बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड है उसको कंपनसेट कर देती है, यानी Cu2 का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको ज़्यादा चाहिए, और Cu का कम है यानी उसके लिए कम चाहिए। तो होता क्या है कि जब एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है तो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन एक Cu प्लस जो है एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और जो उस रिलीजिंग में आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो उसके हाइड्रेशन जो जब वाटर में डिजॉल्व वाटर में मिल रहा है तो ही वो रिलीज कर रहा है हाइड्रेशन एंथैल्पी के कारण। तो ये अपनी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है ये दे देता है और वो हाइड्रेशन एंथैल्पी दूसरे वाले Cu प्लस को मिल जाती है। तो जितना उसको और कम चाहिए तो उतना एक दे दिया, दो हैं तो एक मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो इससे जो हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज हुई वो दूसरे वाले को मिल गई। तो इस एक ने निकाला और दूसरे को दे दिया, तो इसलिए उसकी एनर्जी उसी में एक्वस सॉल्यूशन में एक के द्वारा निकाली गई और दूसरे के द्वारा यूज कर ली गई, यानी Cu प्लस के द्वारा रिलीज की गई और Cu2 प्लस के द्वारा यूज कर ली गई। तो इसलिए Cu2 प्लस ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो compensate the second IE for Cu involved in the formation of Cu2 plus ion. तो hence Cu plus ion changes to more stable Cu2 plus ion in aqueous medium. तो इसीलिए आपका ये चूँकि ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ये एनर्जी दे देता है इसके फॉर्मेशन के लिए इटसेल्फ में से। जब दो लिए तो उसी में से एक अपना दे दिया, इसके फॉर्मेशन के लिए एक निकल गया। तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल कंडीशन हो जाता है, ये लेस स्टेबल कंडीशन होता है एक्वस सॉल्यूशन में। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इन टेक्स्ट का है एक आपको कि एक्टिनाइड कंट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन वाई। यानी अगर 4F की बात करें तो लेंथेनॉइड्स हुए, 5F की बात करें तो एक्टिनाइड्स हुए। हम लोग डिटेल्स में उसका पढ़े थे तो वहाँ पर देखे थे कि एक्टिनाइड कंट्रैक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है और 4F का जो लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन होता है रिस्पेक्टिवली कम होता है एज कंपेयर टू एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका मेन कारण है कि कंट्रैक्शन होगा तो साइज कंट्रैक्ट हो रहा है, तो उसके अंदर में जो F ब्लॉक है तो F ब्लॉक के जो एलिमेंट F में इलेक्ट्रॉन है F ऑर्बिटल्स में, तो उनके लिए जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, घेरे रहते हैं तो जब जो अंदर से हार्ड होगा, शील्डिंग इफेक्ट मतलब उस ऑर्बिट को हार्ड बना देता है। समझ सकते हैं कि जैसे किसी चीज़ कंप्रेस किया जाए तो अंदर से हार्ड है तो नहीं जल्दी कंप्रेस हो पाएगा। तो लगभग उसी टाइप का सिचुएशन हो जाता है यहाँ पर कि F वाला जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में ज़्यादा होने के कारण उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, F ऑर्बिटल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो कॉन्ट्रैक्ट करने में वो ज़्यादा आसानी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है। तो 4F के लिए चूँकि एटॉमिक साइज में ये नज़दीक होता है न्यूक्लियस के, तो इसलिए 4F का शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है। और 5F में चूँकि उसका डिस्टेंस बढ़ जाता है
तो इसलिए उनमें कंट्रैक्शन का चांस ज़्यादा रहता है, यानी उसका शील्डिंग इफेक्ट जो होता है अंदर से शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली कंट्रैक्शन को रिपेल करता है, अपोज करता है। तो 4f के कंडीशन में शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा था क्योंकि इलेक्ट्रॉन 4f में ज़्यादा नज़दीक थे, तो इसलिए वो कम कंट्रैक्ट हो पाता है। और उसके विपरीत जो 5f है तो उनमें इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा रहता है 5f में, तो क्योंकि सरकमफ्रेंस रेडियाई बड़ा हो जाता है, तो उसके कारण क्या होता है कि जब वो कंट्रैक्ट करना चाहते हैं न्यूक्लियर फोर्स के कारण, तो उनमें स्पेस जगह है, तो इसलिए वो ज़्यादा कंट्रैक्ट हो जाते हैं। तो चूँकि उनका शील्डिंग इफेक्ट कम होता है तो इसलिए वो ज़्यादा कंट्रैक्ट हो गए, या 4f का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा था इसलिए कम कंट्रैक्ट हुए। तो इसीलिए कंट्रैक्शन का इफेक्ट जो होता है एक्टिनाइड्स में ज़्यादा होता है, लैंथेनाइड्स में कम होता है। और इसीलिए लगभग एक थोड़ा कम कंप्रेस हुआ और दूसरा बड़ा वाला जो था वो ज़्यादा कंप्रेस हुआ, छोटे वाला था वो कम कंप्रेस हुआ, तो दोनों का साइज लगभग मिल जाता है। इसीलिए 4f सीरीज और 5f सीरीज के एटॉमिक रेडियाई में ज़्यादा का अंतर नहीं पाया जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के लिए। तो देखिए, द डिक्रीज इन एटॉमिक और आयनिक रेडियाई इन एक्टिनोइड्स एलिमेंट्स, या जिसको एक्टिनोइड कंट्रैक्शन बोलते हैं, इज ग्रेटर दैन लैंथेनोइड कंट्रैक्शन बिकॉज 5f इलेक्ट्रॉन्स है पुअर शील्डिंग इफेक्ट, उनका शील्डिंग इफेक्ट जो है कमज़ोर होता है एज कंपेयर टू 4f इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज leading to contraction in size is more in case of actinoids elements than that of लैंथेनोइड्स एलिमेंट। और ये तो आपका पहले वाले के लिए हिंट किए हुए थे। तो इसी के साथ इस वीडियो में हम लोगों ने इंटेक्स क्वेश्चन को पूरा किया और इसके बाद इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन को देखेंगे। उसमें भी हो सकता है कि थोड़ा सा नंबर ऑफ वीडियोज बढ़ जाए, चूँकि एक बहुत छोटा भी नहीं और बहुत बड़ा भी नहीं, मीडियम रेंज में लेकर के चलेंगे। कोशिश करेंगे कि उसमें जो आपने एक्सरसाइज में डिटेल से समझ लिया है तो उसको थोड़ा इस हिंट करके स्किप करेंगे और बाकी क्वेश्चन को राइट डाउन करके चलेंगे, ताकि आप अच्छे से नोट्स तैयार कर सकें। और इसको समझ लीजिए, नोट्स तैयार करते चलिए, रिवाइज करते चलिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ।